अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स। और ये अपने को पता ही है, पिछले कई सेशन से पढ़ रहे हैं अपन कि चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं गवर्नर और अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट गवर्नर ही करते हैं, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। बेसिकली चीफ मिनिस्टर जिसका भी नाम रिकमेंड करते हैं, गवर्नर उसको अपॉइंट कर देते हैं एज मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। मतलब गवर्नर की अपनी कोई इच्छा नहीं है, गवर्नर काम कर रहे हैं, गवर्नर उस इंसान को रिकमेंड कर रहे हैं एज मिनिस्टर जिसका नाम रिकमेंड किया गया है बाय द चीफ मिनिस्टर। फिर अपन ने ये भी देखा था कि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर होना ही होना चाहिए 4 स्टेट्स में। कौन कौन से में? छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में और उड़ीसा में। 4 स्टेट्स, और ये याद रखे जाए तो ठीक रहेगा। ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर कहाँ कहाँ होना चाहिए? छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में और उड़ीसा में। ओरिजिनली सिर्फ 3 स्टेट्स में होता था, बिहार में होता था, मध्य प्रदेश में होता था, उड़ीसा में होता था। फिर 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2006 लाया गया और इसके थ्रू बिहार को तो एक्सक्लूड कर दिया गया क्योंकि वहाँ पे शेड्यूल्ड एरियाज है ही नहीं, और छत्तीसगढ़ और झारखंड को ऐड कर दिया गया बाय दी सेम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 94th 2006 में। आज की डेट में 4 स्टेट्स में ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर होना चाहिए। कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ये भी अपन जानते हैं कि कोई भी ऐसा मेंबर जो स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, उसको मिनिस्टर के तौर पर अपॉइंट तो किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए। विद इन दी 6 मंथ्स उस इंसान को जो कि मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है, उसको किसी न किसी हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा। या तो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बन जाओ, या फिर जिन स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका मेंबर बन जाओ। अगर विद इन 6 मंथ्स आप स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं बने हो तो आप मिनिस्टर के तौर पर भी कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। और कल ही अपन बात कर रहे थे कि स्टेट में जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, दे हैव द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और जिन स्टेट्स में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उन दोनों में ही स्टेट का जो भी मिनिस्टर है उसको राइट टू स्पीक है और उसके प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करने का भी राइट है। बट एंटाइटल्ड टू वोट नहीं है। मतलब जिस हाउस में मेंबर नहीं है उसमें वोट नहीं डाल सकते हैं, वोट सिर्फ वहां डालेंगे जहां पे वो मेंबर हैं। और ये सारी बातचीत अपन ने कल ही पिछले वाले सेशन में ही की है। बहुत बेसिक सी चीजें हैं। अपॉइंट कर रहे हैं गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर 4 स्टेट्स में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड। फिर उसके अलावा कोई भी ऐसा इंसान जो किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर के हाउस का मेंबर नहीं है, उसको मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए। और हर एक मिनिस्टर को राइट टू स्पीक है एंड टू टेक पार्ट प्रोसीडिंग्स इन दी असेंबली, लेकिन वोट सिर्फ वहां डालेंगे जिसके वो मेंबर हैं। ओथ की अगर बात की जाए तो जितने भी मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं उनको ओथ कौन एडमिनिस्टर करता है? गवर्नर करते हैं। और ओथ सेम वही है जो चीफ मिनिस्टर को दिलाई जाती है। टू वियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के प्रति पूरा फेथ और एलिजेंस। टू अपहोल्ड सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करना। टू फेथफुली डिस्चार्ज ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, मिनिस्टर के तौर पर जो भी उसकी जिम्मेदारी हैं उनको ट्रुथफुली पूरी तरीके से फुलफिल करना। टू डू राइट इन ऑल मैनर ऑफ पीपल इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ विदाउट फियर और फेवर, अफेक्शन और इलविल। फियर और फेवर के बिना, अफेक्शन और इलविल के बिना सभी लोगों के साथ में जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जो कानूनी तौर पर सही है, उसके हिसाब से व्यवहार किया जाएगा, उनको ट्रीट किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है? ओथ कौन दिला रहे हैं? गवर्नर दिला रहे हैं। साथ ही साथ एक ओथ ऑफ सीक्रेसी भी दिलाई जाती है। और ओथ ऑफ सीक्रेसी में ये कहा जाता है कि मिनिस्टर के तौर पे जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी बातचीत, जो भी जानकारी किसी मिनिस्टर को दिलाई जाएगी, वो जानकारी मिनिस्टर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी को रिवील नहीं करेगा, किसी को कम्युनिकेट नहीं करेगा, एक्सेप्ट एज मे बी रिक्वायर्ड। जितना जरूरत है उतनी जानकारी आप दे सकते हो, उसके अलावा कोई भी जानकारी कोई भी मिनिस्टर रिवील नहीं करेगा, कम्युनिकेट नहीं करेगा किसी को भी, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। बाय मिनिस्टर हो, स्टेट की जिम्मेदारी आपके ऊपर। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि स्टेट से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो आप तक ही रहे, उसको रिवील ना किया जाए। तो ये ओथ ऑफ सीक्रेसी भी दिलाई जाती है। इसके बाद बात आती है सैलरी ऑफ मिनिस्टर्स। ये जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स में, इनको सैलरी और अलाउंसेस जो भी मिलता है उसको डिटरमाइन किया जाता है बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। और बहुत सिंपल है, स्टेट लेजिस्लेचर के बाकी मेंबर्स को जो भी सैलरी और जो भी अलाउंसेस मिलते हैं, वही सैलरी, वही अलाउंसेस उस स्टेट के मिनिस्टर्स को भी मिलते हैं। लेकिन हाँ, कुछ और चीज़ें भी मिलती हैं साथ में। जैसे इनको समटरी अलाउंस मिलता है, विजिटर्स जो इनके पास में आते हैं उसके लिए अलाउंस मिलता है, इनको फ्री अकोमोडेशन मिलता है, रहने के लिए घर मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह मिलता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह मिलती हैं। तो ये कुछ एडिशनल चीज़ें भी मिलती हैं मिनिस्टर्स को। ये सारी बातचीत बेसिक है, अपन ने पहले पढ़ी हुई है, जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं। इसके बाद बात आती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की।
हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनमें जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 3 टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अपन प्राइमरीली बात करते हैं। एक होती है कलेक्टिव, एक होती है इंडिविजुअल और एक होती है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारे यहाँ पे अप्लाई नहीं होती है। पहले बात कर रहे हैं अपन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की। आर्टिकल 164 बड़ा सिंपली ये कहता है कि ये जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो भी काम कर रहे हैं या जो भी काम करने से बच रहे हैं उस सब के लिए अल्टीमेटली जवाबदेह हैं किसको? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को। और उनके जवाब से जब तक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स सेटिस्फाइड हैं, जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को मेजॉरिटी सपोर्ट मिल रहा है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। जिस मोमेंट ऑफ टाइम पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेजॉरिटी सपोर्ट खत्म हुआ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कोलैप्स हो जाते हैं, सरकार गिर जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फाउंडेशन है ये आर्टिकल। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये जितने भी मिनिस्टर्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर ऑल देयर एक्ट्स। अभी अपन बात कर रहे थे, आमतौर पे कहा जाता है दे स्विम एंड सिंक टुगेदर, मतलब अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेंगे तो साथ में रहेंगे और अगर डूबेंगे तो एक साथ डूबेंगे। लेजिस्लेटिव असेंबली किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके उसको पास करके और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कोलैप्स करवा सकती है। जिस मोमेंट ऑफ टाइम पे लेजिस्लेटिव असेंबली ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया, सभी मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मिनिस्टर लेजिस्लेटिव असेंबली से आता है या लेजिस्लेटिव काउंसिल से आता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूरी की पूरी कोलैप्स हो जाएगी, सरकार गिर जाएगी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे चाहते हैं तो गवर्नर को एडवाइस कर सकते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर दो। ग्राउंड क्या होगा? ऑन द ग्राउंड दैट हाउस डज नॉट रिप्रेजेंट द व्यूज ऑफ इलेक्टोरेट फेथफुली, कि ये जो हाउस जो चुन के भेजा गया है लोगों के द्वारा, ये हाउस उन लोगों के बिलीफ को, उनके व्यूज को फेथफुली रिप्रेजेंट नहीं करता। इस बेसिस पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स गवर्नर को एडवाइस कर सकते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर दो। ये सारी बातचीत सेंटर के कॉन्टेक्स्ट में अपन ने पढ़ी हुई है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक और चीज़ है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक मतलब ये भी है कि जो भी स्टेट की कैबिनेट है वो जो भी डिसीजन लेगी, वो डिसीजन उस स्टेट के सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स और बाकी के मिनिस्टर्स पे लागू होगा, बाइंडिंग है, मतलब मानना ही मानना पड़ेगा। और हर एक मिनिस्टर की ये जिम्मेदारी है कि जो भी कैबिनेट ने डिसीजन लिया है उस डिसीजन को वो मिनिस्टर सपोर्ट करे विद इन एंड आउटसाइड द लेजिस्लेटिव असेंबली। सपोर्ट करना ही करना पड़ेगा, आप सहमत हो या आप सहमत नहीं हो। और अगर आप सहमत नहीं हो और आप नहीं तैयार हो उस डिसीजन को सपोर्ट करने के लिए, तो बड़ा सिंपल है कि रिजाइन कर दो। मिनिस्टर के तौर पे बने मत रहो, रिजाइन कर दो। अदरवाइज अगर आपको मिनिस्टर रहना है तो कैबिनेट जो भी डिसीजन लेगी उस डिसीजन को आपको सपोर्ट करना ही करना पड़ेगा। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद बात आती है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। आर्टिकल 164 ये भी कहता है कि ये जितने भी मिनिस्टर्स हैं दे शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, मतलब गवर्नर जब चाहें तब किसी मिनिस्टर को डिसमिस कर सकते हैं। लेकिन अपने को ये पता है कि गवर्नर अपनी इच्छा से ये नहीं करते हैं। जब भी चीफ मिनिस्टर को ऐसा लगे कि ये जो फलाना मिनिस्टर है इसके साथ में मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ये मेरी बात नहीं मान रहा है या इसके साथ में बन नहीं रही है, या अगर ये साथ में रहा तो सरकार ठीक तरीके से नहीं चलेगी, तो चीफ मिनिस्टर फिर गवर्नर को बोलेंगे कि भाई साहब ये जो मिनिस्टर है इसको हटा दिया जाए, और फिर गवर्नर उस मिनिस्टर को हटा देंगे। वही आगे लिखा हुआ है, इन केस ऑफ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन or dissatisfaction with the performance of a minister, the chief minister can ask him to resign or advise the governor to dismiss him. Basically, अगर चीफ मिनिस्टर की अपने मिनिस्टर के साथ में बन नहीं रही है किसी भी चीज़ पे, या चीफ मिनिस्टर को ऐसा लग रहा है कि ये जो मिनिस्टर है ये ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो चीफ मिनिस्टर पहले तो उस मिनिस्टर को बोलेंगे कि भाई साहब रिजाइन कर दो। मिनिस्टर अगर रिजाइन कर देगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर रिजाइन ना करे तो चीफ मिनिस्टर सीधे सीधे गवर्नर को बोलेंगे कि इस मिनिस्टर को डिसमिस किया जाए, इसको हटाया जाए। ये एक तरीका है चीफ मिनिस्टर का कंट्रोल इंश्योर करने का, ये इंश्योर करने का कि ये जो अल्टीमेट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अल्टीमेट जवाबदेही है लेजिस्लेटिव असेंबली को, उसके अकॉर्डिंग सारे मिनिस्टर्स काम करें और फिर उन सबको लेजिस्लेटिव असेंबली के व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग चलाने का काम किसका है, अल्टीमेट जिम्मेदारी किसकी है, चीफ मिनिस्टर की है। तो ये जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके थ्रू द चीफ मिनिस्टर कैन एंश्योर द रियलाइजेशन ऑफ द रूल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और फाइनली आती है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमारे यहाँ पे लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है।
सेंटर में भी और स्टेट गवर्नमेंट्स में भी हमारे यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ है, हमारे यहाँ पे इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ है, लेकिन सेंटर और स्टेट्स दोनों में ही लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। ब्रिटेन में होती है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्रिटेन में जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको लीगली रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है। और बेसिक आइडिया ये है कि अगर किंग के नाम पे कोई भी ऑर्डर इश्यू किया जा रहा है तो उस ऑर्डर को काउंटर साइन करता है मिनिस्टर, और अगर वो ऑर्डर किसी भी लॉ को वायलेट करता है तो उस ऑर्डर के लिए उस मिनिस्टर को लीगली रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है, कानूनी तौर पर रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है ब्रिटेन में। ब्रिटेन में किंग के लिए एक फ्रेज चलता है दैट द किंग कैन डू नो रॉन्ग, किंग कुछ भी गलत नहीं कर सकता है। अगर किसी ऑर्डर को लाया गया है जो कि किसी लॉ को वायलेट करता है तो फिर उस मिनिस्टर को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा, लीगली रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ पे लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मिनिस्टर। स्टेट गवर्नमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर गवर्नर के नाम पे कोई भी ऑर्डर लाया जा रहा है और वो ऑर्डर अगर किसी लॉ को वायलेट भी करता है तो उसके लिए किसी मिनिस्टर को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता लीगली, क्योंकि मिनिस्टर्स उस ऑर्डर को काउंटर साइन नहीं करते हैं। इनफैक्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा गवर्नर को जो भी एडवाइस दी जाती है उस एडवाइस को भी किसी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, इंक्वायर नहीं किया जा सकता। ये सब अपन ने पढ़ा हुआ है। इसके बाद बात आती है कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। स्टेट के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनका कंपोजिशन क्या है, और 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, दूसरे होते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, और तीसरे होते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स। अच्छा, अपन यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर्स बुला रहे हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स में मिनिस्ट्रीज नहीं होती हैं। मिनिस्ट्रीज या मिनिस्टर्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। यहाँ पे होते हैं डिपार्टमेंट्स। सेंटर में होती है मिनिस्ट्रीज, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स में होते हैं डिपार्टमेंट, जैसे होम डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है। बट टर्म यूज कर रहे हैं अपन कैबिनेट मिनिस्टर्स, लेकिन ध्यान रखा जाए कि स्टेट गवर्नमेंट्स में मिनिस्ट्रीज नहीं होती हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं। अच्छा, ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, दे आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स, या ये कह दें कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के, वो होते हैं इन कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास में। स्टेट की जो कैबिनेट होती है उसके मेंबर्स होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, और उस कैबिनेट की जो भी मीटिंग्स होती हैं उनको अटेंड करते हैं। और स्टेट के लिए जो भी पॉलिसीज बनाई जा रही हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर कोई प्ले करता है तो वो कैबिनेट मिनिस्टर्स करते हैं। इसके बाद आते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। ये जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स हैं इनको इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट का चार्ज दिया जा सकता है, या फिर किसी कैबिनेट मिनिस्टर के साथ में अटैच भी किया जा सकता है। या तो इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट दे देंगे या किसी स्टेट गवर्नमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर के साथ में अटैच कर देंगे। ये मेंबर्स कैबिनेट के सभी मीटिंग्स को अटेंड नहीं करते हैं, सिर्फ उन्हीं मीटिंग्स को अटेंड करते हैं जिनमें इनको बुलाया जाता है, और ये कैबिनेट के मेंबर भी नहीं होते हैं। और लास्टली होते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स। बेसिकली इनके पास में अपना कोई इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट होता ही नहीं है। ये या तो कैबिनेट मिनिस्टर्स को असिस्ट करते हैं या मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट को असिस्ट करते हैं, और कैबिनेट के मेंबर नहीं होते हैं, और कैबिनेट की किसी भी मीटिंग को अटेंड नहीं करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कौन? कैबिनेट मिनिस्टर्स। पॉलिसी डिसीजन सब कुछ जो भी लेना है वो कौन ले रहा है? कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट के मेंबर कौन? कैबिनेट मिनिस्टर्स। फिर आते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। इनको या तो कोई इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा या किसी कैबिनेट मिनिस्टर के साथ में अटैच कर दिया जाएगा। कैबिनेट के मेंबर नहीं होते हैं ये, और कैबिनेट की मीटिंग को तब तक अटेंड नहीं करते हैं जब तक कि इनको बुलाया ना जाए। और फिर होते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स। इनको कोई इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट दिया ही नहीं जाता, इनको या तो कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ में अटैच कर देते हैं या मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट के साथ में अटैच कर देते हैं। कैबिनेट के मेंबर बट ऑब्वियस नहीं होते हैं और कैबिनेट की मीटिंग्स को अटेंड भी नहीं करते हैं। इसके बाद बात आती है कैबिनेट के। ये कैबिनेट क्या होती है? सेंटर के कॉन्टेक्स्ट में अपन ने बात की है, सेम स्टेट गवर्नमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत छोटा ग्रुप होता है। मतलब जो अपन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो अपन ये बॉडी पढ़ रहे हैं, ये लंबी चौड़ी बॉडी जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसमें एक बड़ा छोटा सा ग्रुप है जिसको अपन बोल रहे हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। उनसे मिलकर एक स्मॉलर बॉडी बनी है कैबिनेट। इसमें सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, और एक्चुअल में जो स्टेट गवर्नमेंट की सबसे पावरफुल बॉडी है वो कौन सी है? कैबिनेट। हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है स्टेट गवर्नमेंट्स की। चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी है, जो भी पॉलिसी बनाई जा रही है स्टेट गवर्नमेंट के लिए वो कौन बना रही है? एक्चुअली में कैबिनेट। कहने में ये आता है कि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं उनके पास में पावर है, लेकिन एक्चुअल में जो पावर है उसको एक्सरसाइज कौन कर रहा है? कैबिनेट कर रही है। इट इज द सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन,
ये जितनी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं स्टेट के, ये सब अल्टीमेटली किसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं? कैबिनेट के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो चीफ कोऑर्डिनेटर भी है, एडवाइजरी बॉडी टू गवर्नर। कहने को अपन लैंग्वेज में ये कहते हैं कि स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर एड और एडवाइस करते हैं गवर्नर को, लेकिन अल्टीमेटली न्यूक्लियस कहाँ है, अल्टीमेटली पावर सेंटर कहाँ है? इस कैबिनेट के पास में। तो इट इज द एडवाइजरी बॉडी टू गवर्नर। चीफ क्राइसिस मैनेजर एंड दस डील्स विद ऑल इमरजेंसी सिचुएशंस। अगर स्टेट गवर्नमेंट में कोई भी इमरजेंसी आएगी, कोई भी दिक्कत आएगी, तो सबसे डील करने की भी जिम्मेदारी किसकी है? कैबिनेट की है। भाई पावर सेंटर आप हो तो समस्या अगर आएगी तो समस्या का समाधान भी आप ही करोगे। कैबिनेट डील्स विद ऑल मेजर लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल मैटर्स। जो भी लेजिस्लेटिव मैटर्स हैं, जो भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं, उनसे भी प्राइमरीली कौन डील करता है? कैबिनेट डील करती है। कैबिनेट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर हायर अपॉइंटमेंट्स लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज। स्टेट में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं या सीनियर सेक्रेटरीट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो भी हायर अपॉइंटमेंट्स होते हैं, उन पे भी अल्टीमेटली जो इंपॉर्टेंट रोल है वो किसका है? कैबिनेट का है। और लास्ट आज अपने को बात करनी है कैबिनेट कमेटीज के बारे में। स्टेट की जो कैबिनेट कमेटीज हैं, सेंटर के कॉन्टेक्स्ट में अपन ने पढ़ी हुई हैं, स्टेट में भी जो कैबिनेट कमेटीज हैं वो दो टाइप की हैं। एक होती है स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं जो कि परमानेंट नेचर की हैं, मतलब जो कि रहती ही रहती हैं एग्जिस्टेंस में। और एक होती है एडहॉक जो कि टेम्परेरी नेचर की होती हैं। बेसिकली अगर कोई काम आया, कोई सिचुएशन आई, उससे डील करना है, उससे डील करने के लिए अगर पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए किसी कमेटी को बनाया गया है तो उसको बोल देते हैं एडहॉक। और कुछ होती हैं जो परमानेंट रहती हैं, जो कि रहती ही रहती हैं, उनको बोल देते हैं अपन स्टैंडिंग। कौन बनाता है इनको? चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। अच्छा, एडहॉक हैं। अब एडहॉक वालियों का कितना नंबर होगा, इनका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, इनका कंपोजिशन क्या होगा, ये वेरी करेगा। स्टैंडिंग वालियों का भी कोई एज सच नंबर डिफाइंड नहीं है, कोई एज सच नॉमेनक्लेचर डिफाइंड नहीं है, इनका कोई कंपोजिशन डिफाइंड नहीं है। ये वेरी करता रहता है, ज़रूरत के हिसाब से वेरी करता रहता है। कैबिनेट कमेटीज अपने आप में पावरफुल हैं। कैबिनेट जो भी डिसीजन ले रही है या कैबिनेट का प्लानिंग क्या है, कैबिनेट क्या करना चाह रही है, उस पर जो पूरी स्टडी है, पहले से पूरी जानकारी रखना कि यार ये फलानी चीज करने वाले हैं हम, इस पे पूरी छानबीन करके रखो, इसका पॉजिटिव क्या है, इसका नेगेटिव क्या है, वो सारी देख रेख पहले से कौन करके रखता है? कैबिनेट कमेटीज करके रखती हैं। एंड कैबिनेट कमेटीज कैन नॉट ओनली सॉर्ट आउट इश्यूज एंड फॉर्मुलेट प्रपोजल्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द कैबिनेट बट कैन ऑल्सो टेक डिसीजंस। सिर्फ इतना ही नहीं है कि कैबिनेट अल्टीमेटली क्या डिस्कस करेगी, किन चीजों पे बातचीत करेगी, उसको उस एजेंडा को डिसाइड करने का ही काम नहीं है कैबिनेट कमेटी का। अगर कैबिनेट कमेटी चाहे तो डिसीजन भी ले सकती है। भाई कैबिनेट कमेटी कैबिनेट मिनिस्टर्स या उन्हीं मिनिस्टर से मिलकर बनी हुई है तो डिसीजन भी ले सकती है। लेकिन अगर फाइनली कैबिनेट चाहती है कि किसी कैबिनेट कमेटी के डिसीजन को रिव्यू करना है तो रिव्यू कर सकती है। और कैबिनेट कमेटीज बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले इसलिए भी करती है बिकॉज एक कैबिनेट में जितने मिनिस्टर्स हैं उनके पास में शायद इतना टाइम नहीं है कि वो हर टॉपिक पे इन डेप्थ स्टडी करके रखें, सब चीज़ों की जानकारी ले लें कि इसका पॉजिटिव क्या है, इसका नेगेटिव क्या है। स्टेट गवर्नमेंट में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं तो उनको असिस्ट करने का काम कर रही हैं कैबिनेट कमेटीज़। कैबिनेट कमेटीज़ के बारे में अपन ने बहुत डिटेल में बात की थी सेंटर के कॉन्टेक्स्ट में, और सेंटर में इनका वैल्यू भी ज़्यादा है, इनका कामकाज भी ज़्यादा है, स्टेट्स में रिलेटिवली कम काम है। और इसके साथ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बातचीत खत्म हो गई है। बहुत ईजी सा चैप्टर था, ऑलमोस्ट रिवीजन के जैसा था। फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।